पार्ट 4 ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदलें। चैप्टर 1 अगर गलती ढूंढना ही है तो ऐसे ढूंढें। जब कैल्विन कूलिज राष्ट्रपति थे तब मेरा एक मित्र व्हाइट हाउस में अतिथि बनकर गया। राष्ट्रपति के प्राइवेट ऑफिस में जाते समय उसने सुना कि कूलिज अपने सेक्रेटरी से कह रहे थे, तुमने आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मितभाषी राष्ट्रपति ने आज तक किसी सेक्रेटरी को इतनी ज्यादा तारीफ नहीं की थी। यह तारीफ इतनी असामान्य और अनपेक्षित थी कि सेक्रेटरी को लज्जा गई। फिर कूलिज ने कहा, अब फूलकर कुप्पा होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे अच्छी बात करना चाहता था। आगे से मैं चाहूंगा कि तुम पत्रों में विराम चिन्ह की गलतियां कम किया करो। उनका तरीका कुछ ज्यादा ही स्पष्ट था, परंतु मनोविज्ञान बहुत बढ़िया था। अगर हम पहले अपनी अच्छाइयों की तारीफ सुन लेते हैं तो फिर बाद में बुराई सुनना हमारे लिए हमेशा आसान होता है। नाई भी दाढ़ी बनाने से पहले उस पर साबुन मलता है, और यही मैकिन्ले ने 1896 में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते समय किया। उस जमाने में एक प्रसिद्ध रिपब्लिकन ने एक चुनावी भाषण लिखा जो उसकी नजरों में सिसरो, पैट्रिक हेनरी और डैनियल वेबस्टर के भाषणों से बेहतर था। उस व्यक्ति ने बड़े गर्व के साथ इस अमर भाषा को मैकिन्ले के सामने पढ़कर सुनाया। भाषण में कुछ अच्छी बातें थी, परंतु यह भाषण उस मौके के हिसाब से ठीक नहीं था। मैकिन्ले उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे उत्साह को ठंडा नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें नहीं भी कहना था, इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया। मेरे दोस्त, यह बहुत बढ़िया भाषण है, बहुत ही शानदार। इससे अच्छा भाषण कोई लिख ही नहीं सकता। कई मौकों पर यह बिल्कुल सही भाषण होता, परंतु क्या यह इस मौके के लिए ठीक रहेगा? हालांकि यह आपके नजरिए से सही है, परंतु हमें इसे पार्टी के नजरिए से भी देखना होगा। अब घर जाकर इस भाषण को मेरे सुझाए तरीके से लिखें और मुझे इसकी प्रति भिजवा दे। उसने यही किया। मैकिन्ले के संशोधनों द्वारा मार्गदर्शन ने उसे दोबारा भाषण लिखने में मदद की और वह उस अभियान का प्रभावी वक्ता बन गया। यहाँ पर अब्राहम लिंकन का दूसरा सबसे प्रसिद्ध पत्र दिया जा रहा है। लिंकन ने शायद इस पत्र को 5 मिनट में ही लिख दिया होगा, परंतु 1926 में हुई सार्वजनिक नीलामी में यह $12,000 में बिका। और मैं आपको बता दूं कि यह रकम उस राशि से ज्यादा थी। लिंकन 50 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बचा पाए थे। यह पत्र 26 अप्रैल 1863 को गृह युद्ध के निराशाजनक दौर में जनरल जोसेफ हुकर को लिखा गया था। 18 महीने से लिंकन के सेनाएं लगातार एक के बाद एक मोर्चों पर हार रही थी। सारे प्रयास व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण साबित हो रहे थे और सैनिक मारे जा रहे थे। देश स्तंभ था। नौबत यहाँ तक आ गई कि सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने भी विद्रोह कर दिया। वे भी लिंकन को व्हाइट हाउस से बाहर निकालना चाहते थे। हम आज विनाश के कगार पर हैं, लेकिन लिंकन ने कहा, मुझे लगता है कि ईश्वर भी हमारे खिलाफ है। मुझे आशा की छोटी सी किरण भी दिखाई नहीं देती। इतने घरे अंधेरे और अराजकता के दौर में देश स्तंभ था। नौबत यहाँ तक आ गई कि सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने भी विद्रोह कर दिया और वे भी लिंकन को व्हाइट हाउस से बाहर निकालना चाहते थे। हम आज विनाश के कगार पर हैं, लिंकन ने कहा। मुझे लगता है कि ईश्वर भी हमारे खिलाफ है। मुझे आज की छोटी सी किरण भी दिखाई नहीं देती। मुझे आशा की छोटी सी किरण भी दिखाई नहीं देती।
इतने घने अंधेरे और अराजकता के दौर में यह पत्र लिखा गया था। मैं यहाँ पर यह पत्र छाप रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि लिंकन ने किस तरह एक हठधर्मी जनरल को बदलने की कोशिश की, जबकि देश का भाग्य उस जनरल के कार्यों पर निर्भर था। राष्ट्रपति बनने के बाद शायद लिंकन का लिखा गया यह सबसे तीखा पत्र था, परंतु आप देखेंगे कि उन्होंने जनरल हुकर की गंभीर गलतियों की आलोचना करने से पहले उसकी तारीफ की। हाँ, गलतियां गंभीर थी, परंतु लिंकन ने ऐसा नहीं कहा। लिंकन अधिक उदार और कूटनीतिज्ञ थे। लिंकन ने कहा, कुछ बातें हैं जिनको लेकर मैं आपसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। क्या कूटनीति थी? क्या व्यवहार कुशलता थी? यह रहा जनरल हुकर को लिखा हुआ पत्र। मैंने आपको पोटोमैक की सेना का सेनापति बनाया है। जाहिर है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास पर्याप्त कारण थे। इसके बावजूद मुझे लगता है कि आपके लिए यह जानना बेहतर होगा कि कुछ बातें जिनको लेकर मैं आपसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि आप बहादुर हैं और कुशल सैनिक हैं, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। मुझे यह भी यकीन है कि आप राजनीति और अपने प्रोफेशन के साथ को एक साथ नहीं मिलाते, और आप बिल्कुल सही करते हैं। आपने आत्मविश्वास है जो अनिवार्य नहीं तो बहुमूल्य गुण तो है ही। आप महत्वाकांक्षी हैं जो सीमित मात्रा में हो तो हानिकारक न होकर फायदेमंद साबित होता है। परंतु मुझे लगता है कि आप जनरल बर्नसाइड की कमान में अपनी जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा का परिचय दिया और उसके साथ यथासंभव से असहयोग किया। इस तरह आपने अपने देश के साथ अन्याय किया और एक योग्य व सम्मानित सैनिक साथी के साथ भी। मैंने सुना है और मैंने विश्वस्त सूत्रों से यह सुना है कि आपने हाल ही में कहा कि सेना और सरकार दोनों को ही तानाशाह की जरूरत है। जाहिर है कि मैंने आपको इस कारण नहीं बल्कि इसके बावजूद सेना की कमान सौंपी है। केवल वही जनरल तानाशाह बन सकते हैं जो सफलता हासिल करते हैं। मैं अब आपसे सैनिक सफलता चाहता हूँ और मैं तानाशाही का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सरकार आपको अपनी तरफ से पूरा समर्थन देगी जो यह अपने सभी सेनापतियों को देती है। मुझे डर है कि आपने अपनी सेना में गलत भावनाओं को बढ़ावा दिया है। अपने कमांडर की आलोचना करने और उसमें अविश्वास करने की वही आदत अब आपको झेलनी होगी। जहां तक हो सकेगा मैं इस आदत को दूर करने में आपका सहयोग करूंगा। अगर सेना का मनोबल इस तरह का हो तो ना तो आप ना ही नेपोलियन इस सेना से कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और जल्दबाजी की आदत से सावधान रहें। परंतु पूरी ऊर्जा और जागृत सतर्कता से आगे बढ़ें और हमें जीत दिलाएं। आप कुलीज या मैकिन्ले या लिंकन नहीं हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या ये फिलॉसफी आपके रोजाना के बिजनेस में आपकी मदद करेगी? आइए देखें। हम फिलाडेल्फिया की वार्क कंपनी के WP गा का उदाहरण लें। वार्क कंपनी को फिलाडेल्फिया में एक निश्चित तारीख तक एक ऑफिस बनवाना और पूरा करना था। सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा था। इमारत लगभग तैयार हो चुकी थी, परंतु तभी इस इमारत के बाहर का काम कर रहे ब्रॉन्ज सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि काम रुक जाएगा, भारी जुर्माना होगा, भारी नुकसान होगा। और सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा था। इमारत लगभग तैयार हो चुकी थी, परंतु तभी
इस इमारत के बाहर का काम कर रहे ब्रॉन्ज सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वह निश्चित तारीख तक माल नहीं भिजवा पाएगा। क्या पूरी बिल्डिंग का काम रुक जाएगा? भारी जुर्माना होगा, भारी नुकसान होगा और यह सब सिर्फ एक आदमी की वजह से होगा। लंबी टेलीफोन चर्चाओं और गर्म बहसों से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मिस्टर गो को उस सब कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया ताकि वे शेर की मांद में जाकर उसे पकड़ ले। जैसे ही मिस्टर गा उस सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म के प्रेसिडेंट से मिले, गा ने कहा, क्या आप जानते हैं कि अपने नाम के ब्रुकलिन में आप अकेले ही आदमी हैं? प्रेसिडेंट को हैरत हुई। नहीं, मुझे नहीं पता था। मिस्टर गा ने कहा, जब मैं आज सुबह ट्रेन से उतरा तो मैंने आपका पता देखने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी देखी और मैंने यह पाया कि ब्रुकलिन की टेलीफोन डायरेक्टरी में आप ही अपने नाम वाले इकलौते व्यक्ति हैं। मुझे यह नहीं मालूम था, सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी उठाकर दिलचस्पी से इस तथ्य की जांच की। इसके बाद उसने गर्व से कहा, हाँ, यह नाम सामान्य नहीं है। मेरे पूर्वज 200 साल पहले हॉलैंड से आए थे और न्यूयॉर्क में बस गए थे। फिर वह कई मिनट तक अपने परिवार और पूर्वजों के बारे में बातें करता रहा। जब उसकी बात खत्म हुई तो मिस्टर गा ने प्रशंसा करते हुए कहा कि यह प्लॉट कितना बड़ा है और उसे उसके देखे हुए बाकी प्लॉट्स की तुलना में यह किस तरह बेहतर है। यह मेरे द्वारा देखी गई सबसे साफ सुथरी ब्रॉन्ज फैक्ट्री है। सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, इसे बनाने में मैंने अपना जीवन लगा दिया और मुझे इस पर गर्व है। क्या आप पूरी फैक्ट्री घूमना पसंद करेंगे? फैक्ट्री घूमते हुए मिस्टर गा ने निर्माण संबंधी कई बातों की सच्ची तारीफ की और बताया कि कैसे और क्यों उसकी निर्माण प्रक्रिया उसके प्रतिद्वंदियों से बेहतर थी। गा ने कई ऐसी मशीनों को देखकर हैरानी जाहिर की जो उसने किसी और फैक्ट्री में नहीं देखी थी। सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि यह मशीनें उसी की बनाई हुई हैं। उसने गो को मशीनों के काम करने की प्रक्रिया समझाने में काफी वक्त लगाया ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि इनसे कितना बेहतर काम होता है। उसने गो को लंच का न्योता दिया। आपने ध्यान दिया होगा, अब तक गो ने अपनी मुलाकात के असली उद्देश्य के बारे में एक शब्द नहीं कहा था। लंच के बाद सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, अब बिजनेस की बातें करने का वक्त आ गया है। जाहिर है कि मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। मुझे आशा नहीं थी कि हमारी मुलाकात इतनी सुखद होगी। अब आप निश्चित होकर फिलाडेल्फिया जा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका माल समय पर पहुंच जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे दूसरे ग्राहकों को माल भेजने में देरी ही क्यों न करनी पड़े। मिस्टर गो को बिना मांगे सब कुछ मिल गया था। सामान समय पर पहुंच गया और इमारत का काम भी उसी समय पर हो गया जो कि कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित था। अगर मिस्टर गा ने भी हथौड़े और डायनामाइट वाली शैली अपनाई होती तो ज्यादातर लोग आमतौर पर अपनाते हैं, तो क्या संभव था? न्यू जर्सी के फोर्ट मॉनमाउथ में फेडरल क्रेडिट यूनियन की एक ब्रांच मैनेजर ने हमारी क्लास में यह बताया कि किस तरह उसने अपनी एक कर्मचारी को अधिक कुशल बनाने में मदद की। हमने एक लड़की को टेलर की ट्रेनिंग पर रखा था। ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। पूरे दिन उसे कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आती थी, परंतु दिन के अंत में उसे समस्या आती थी क्योंकि उसे बैलेंस मिलाने में बहुत देर लगती थी। हेड टेलर मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे साफ कह दिया कि इस लड़की को नौकरी से निकाल देना चाहिए। उसके कारण सबको देर हो जाती है। उसका काम बहुत धीमा है। मैंने उसे बार बार समझाया है, परंतु उसे समझ में नहीं आता। उसे निकालने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। अगले दिन मैंने उसे काम करते हुए देखा।
ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार सचमुच बहुत अच्छा था और सामान्य कामकाज में उसकी रफ्तार भी अच्छी थी। दिन के अंत में बैलेंस मिलाते समय मैंने उसे देखा और मुझे समझ में आ गया कि उसे देर देर क्यों हो जाती है। ऑफिस बंद होने के बाद मैं उससे मिलने गई। वह नर्वस और परेशान सी थी। मैंने ग्राहकों से उसके व्यवहार की तारीफ की और उसके काम की गति की भी सराहना की। फिर मैंने उसे कैश का बैलेंस मिलाने का आसान तरीका बताया। एक बार उसे यह पता चल गया कि मुझे उसमें भरोसा है, तो उसने मेरे सुझावों को बेहिचक मान लिया और वह जल्दी ही मेरे बताए तरीके से बैलेंस मिलाने लगी। इसके बाद ना तो उसे कोई समस्या आई, ना ही उसको लेकर हमें कोई समस्या आई। तारीफ से अपनी बात शुरू करना दांतों के उस डॉक्टर की तरह है जो अपने काम की शुरुआत नोवोकैन से करता है। मरीज का दांत तो उखाड़ता है, परंतु नोवोकैन के कारण उसे दर्द नहीं होता। किसी लीडर को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सिद्धांत नंबर 1, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। चैप्टर 2, आलोचना करें पर ऐसे कि सब आपकी तारीफ करें। चार्ल्स श्वाब एक दिन अपनी स्टील मिल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ कर्मचारियों को सिगरेट पीते देखा। उनके सिर के ठीक ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, धूम्रपान वर्जित है। क्या श्वाब ने उस बोर्ड की तरफ इशारा करके उनसे यह कहा, क्या तुम इसे नहीं पढ़ सकते? नहीं, श्वाब का यह तरीका नहीं था। श्वाब उन लोगों के पास गए, उन्हें एक एक सिगार दिया और कहा, देखो, मैं चाहूंगा तुम लोग इन सिगारों को बाहर जाकर पियो। कर्मचारी जानते थे कि श्वाब उन्हें नियम तोड़ते हुए देख लिया है, परंतु वह श्वाब से इसलिए प्रभावित थे क्योंकि उसने एक छोटा सा तोहफा दिया था। उन्हें डांटा नहीं था और उन्हें उनके महत्व का एहसास करवाया था। ऐसे आदमी को कौन पसंद नहीं करेगा। जॉन वानामेकर ने भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। वानामेकर फिलाडेल्फिया में दिन में कई बार अपने बड़े स्टोर का राउंड लगाते थे। एक बार उन्होंने अपने स्टोर में एक ग्राहक को काउंटर पर इंतजार करते देखा। कोई भी सेल्स क्लर्क उस ग्राहक की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सेल्समैन एक कोने में खड़े होकर गपशप और हंसी मजाक कर रहे थे। वानामेकर ने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप काउंटर के पीछे जाकर उस महिला को सामान दिया और जाते समय वे उस सामान को सेल्समैन को पैक करने के लिए दे गए। सरकारी अधिकारियों से मिलना आम लोगों के लिए आसान नहीं होता। वे लोग व्यस्त होते हैं और कई बार तो अति उत्साही कर्मचारी अपने बॉस की व्यस्तता को देखते हुए ज्यादा लोगों को अपने अधिकारी तक पहुंचने से रोकते हैं। ऑरलैंडो, फ्लोरिडा के मेयर कार्ल लैंगफोर्ड ने कई वर्षों तक अपने स्टाफ को निर्देश दिए कि वे जनता को उनसे मिलने से ना रोकें। उनका दावा था खुले दरवाजे की नीति का था। इसके बावजूद सेक्रेटरी और प्रशासक लोग उनके समुदाय के नागरिकों को उनसे मिलने नहीं देते थे। आखिरकार मेयर ने इस समस्या का हल ढूंढ ही लिया। उन्होंने अपने ऑफिस का दरवाजा ही हटवा दिया। उनके स्टाफ को संदेश मिल गया और जिस दिन से दरवाजा प्रतीकात्मक रूप से हटा, उसी दिन से मेयर का प्रशासन सचमुच खुले दरवाजे की नीति पर चलने लगा। कई बार तो सिर्फ 3 अक्षरों के एक शब्द को बदलने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। इस एक शब्द को हेरफेर से आप लोगों के क्रोध, चिढ़ इत्यादि से बच सकते हैं और इसी वजह से आप सफल या असफल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चे की पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण को लेकर हम कहते हैं, हमें तो तुम पर सचमुच गर्व है जॉनी कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, परंतु तुमने गणित में ज्यादा मेहनत की होती तो तुम्हारे नंबर और अच्छे आते। यह बात सुनकर जॉनी तब तक उत्साहित रहता जब तक कि वह परंतु नहीं सुनता। इसके बाद वह मूल प्रशंसा पर भी संदेह करने लगता। उसे लगता है कि यह तारीफ दरअसल उसकी असफलता की ओर एक छपा हुआ इशारा है।
इस तरह हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और हम पढ़ाई के प्रति जॉनी के रवैये को बदलने के अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पर अगर हम परंतु के बजाय और शब्द का प्रयोग करें तो जॉनी को ऐसा नहीं लगेगा। हमें तुम पर गर्व है जॉनी कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हो, और अगर तुम्हें इसी तरह से मेहनत करते रहे तो अगली बार बाकी विषयों के साथ तुम गणित में भी अच्छे नंबर लाओगे। अब जॉनी को अपनी तारीफ करने में कोई हिचक नहीं होगी, क्योंकि इसमें असफलता की मिलावट नहीं की गई है। हमने अप्रत्यक्ष रूप से यह बताया है कि हम उसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं, और इस बात की काफी संभावना है कि वह हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करना तब भी उचित रहता है जब आपका पाला किसी ऐसे संवेदनशील व्यक्ति से पड़े जो सीधी या कटु आलोचना से बुरी तरह चिढ़ सकता है। वुनसाकेट रोड आइलैंड की मार्च जैकब ने हमारी क्लास को बताया कि किस तरह उन्होंने लापरवाह मजदूरों से सफाई करवाई जब वे लोग उसके घर में अतिरिक्त बिल्डिंग बना रहे थे। काम के शुरुआती दिनों में जब मिसेस जैकब ऑफिस से लौटती थी तो वे देखती थी कि उनके लॉन में ढेर सारा कचरा और मलबा पड़ा हुआ है। वे मजदूरों या निर्माताओं को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनका काम बेहतरीन था। इसलिए जब मजदूर घर चले गए तो उन्होंने उनके बच्चों ने सारे मलबे को इकट्ठा करके एक कोने में जमा दिया। अगली सुबह उन्होंने फोरमैन को एक तरफ बुलाकर उससे कहा, मैं खुश हूं कि कल रात आपने लॉन को अच्छी तरह से साफ कर दिया था। यह सुंदर और साफ है, इससे पड़ोसियों को भी दिक्कत नहीं होती। उस दिन के बाद से मजदूर जाते समय सारे मलबे को एक तरफ इकट्ठा करके रखने लगे, और फोरमैन हर दिन यह प्रशंसा सुनने के लिए चला आता था कि काम के बाद लॉन की कितनी अच्छी स्थिति में छोड़ा गया था। सैन्य प्रशिक्षकों और सैन्य प्रशिक्षकों के बीच बाल काटने के लिए विषय में अक्सर विवाद होता है। प्रशिक्षु अपने आप को सिविलियन समझते हैं, जो वे अधिकांश समय रहते हैं, और अपने बाल छोटे नहीं करवाना चाहते। 542वें यूएसए आर्ट स्कूल के मास्टर सर्जेंट हॉल कैसर ने इस समस्या का सामना तब किया जब वे रिजर्व नॉन कमीशन ऑफिसरों के एक समूह के साथ काम कर रहे थे। पुराने सैन्य मास्टर सर्जेंट के रूप में उसे इन लोगों को डांटना, फटकारना और धमकाना चाहिए था। इसके बजाय उसने अपनी बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहने का फैसला किया। उसने कहा, सज्जनों, आप लोग लीडर्स हैं। आप लोग तब सबसे अधिक प्रभावी होंगे जब आप उदाहरण पेश करेंगे। आपको ऐसे उदाहरण पेश करना चाहिए कि आप लोग आपका अनुसरण करें। आप जानते हैं कि बाल कटवाने के बारे में सेना के नियम क्या हैं। मैं आज अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। हालांकि यह आप में से कुछ लोगों से काफी छोटे हैं। आप भी अपने सिर को शीशे में देखें, और अगर आपको लगे कि आपको अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए बाल कटवाने की जरूरत है तो आप नाई की व्यवस्था कर देंगे तो हम नाई की व्यवस्था कर देंगे। परिणाम वही निकला जिसकी आशा थी। कुछ प्रशिक्षुओं ने शीशे में देखा और वे लोग दोपहर में नाई की दुकान पर गए और वहां पर रेगुलेशन हेयर कट करवाई। सर्जेंट कैसर ने अगली सुबह टिप्पणी की कि वे देख सकते हैं कि उनके स्क्वाड के कुछ सदस्यों में लीडरशिप के गुण विकसित हो रहे हैं। 8 मार्च 1887 को हेनरी वार्ड बीचर की मृत्यु हो गई। लाइमैन एबर्ट को आमंत्रित किया गया कि वे अगले रविवार को बीचर की मृत्यु के बारे में चर्च में बोले। वे अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाषण लिखा, दोबारा लिखा और फ्लॉबेयर की तरह पूरी सावधानी से उसे तराशा। फिर उन्होंने इसे अपनी पत्नी को पढ़कर सुनाया। भाषण दमदार नहीं था, जैसा कि ज्यादातर लिखे हुए भाषणों के साथ होता है। उनकी पत्नी में अगर कम बुद्धि होती
तो वह स्पष्ट रूप से यही बात कह देती, लाइमैन, यह तो बहुत बेकार भाषण है, इससे काम नहीं चलेगा, लोग इसे सुनकर सो जाएंगे, यह किसी एनसाइक्लोपीडिया की तरह लगता है। सालों के अनुभव के बाद तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अच्छा भाषण कैसे तैयार किया जाता है। भगवान के लिए तुम आम आदमियों की तरह बात क्यों नहीं करते? तुम स्वाभाविक शैली का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर तुम इस भाषण को पढ़ोगे तो लोग बाग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वह यह बात कह सकती थी, परंतु आप जानते हैं कि अगर वह ऐसा कहती तो इसका परिणाम क्या होता। वह भी यह बात जानती थी, इसलिए उसने इतना ही कहा कि यह नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू के लिए बहुत बढ़िया लेख हो सकता है। दूसरे शब्दों में उसने इस भाषण की तारीफ की और साथ ही बड़ी चतुराई से यह सुझाव भी दे दिया कि भाषण के रूप में यह बहुत अच्छा नहीं होगा। लाइमैन एबट ने इस छपे हुए संकेत को समझ लिया। उसने अपने लिखे हुए भाषण को फाड़ दिया और बिना लिखे ही भाषण दिया। दूसरों की गलती सुधारने का बढ़िया तरीका यह है। सिद्धांत नंबर 2, लोगों की गलतियां सीधे तरीके से ना बताएं। चैप्टर 3, पहले अपनी गलतियां बताएं। मेरी भतीजी जोसेफाइन कार्नेगी मेरी सेक्रेटरी बनने न्यूयॉर्क आई। वह 19 साल की थी और उसने 3 साल पहले हाई स्कूल पास किया था। उसका बिजनेस अनुभव नहीं के बराबर था। बाद में वह अमेरिका की सबसे बेहतरीन सेक्रेटरी में से एक बन गई, परंतु शुरुआत में अगर सच कहें तो उसमें सुधार की काफी गुंजाइश थी। एक दिन जब मैं उसकी आलोचना कर रहा था तो मैंने खुद से कहा, 1 मिनट डेल कार्नेगी, 1 मिनट। तुम जोसेफाइन से दुगनी उम्र के हो, तुम्हारे पास उससे 10,000 गुना बिजनेस अनुभव है। तुम उससे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि उसके पास भी तुम्हारे जैसा नजरिया होगा, तुम्हारे जितनी बुद्धि होगी, तुम्हारे जितनी पहल करने की क्षमता होगी, चाहे तुम्हारी यह विशेषताएं कितनी ही दोयम दर्जे की क्यों ना हो। और एक मिनट डेल, 19 साल की उम्र में तुम्हारी हालत क्या थी? याद करो, तुमने उस समय कितनी बड़ी गलतियां की थी। तुमने यह गलती की थी, तुमने वह गलती की थी। इस तरह ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जोसेफाइन की आलोचना करना इसलिए ठीक नहीं था क्योंकि 19 साल की उम्र में मैं जोसेफाइन से ज्यादा मूर्ख था। वैसे जोसेफाइन के लिए यह कोई तारीफ की बात नहीं थी। इसके बाद जब भी मैं जोसेफाइन को कोई गलती बताता था तो मैं अपनी बात इस बात तरह शुरू करता था, तुमसे यह गलती हुई है जोसेफाइन, परंतु ईश्वर जानता है मैंने तुमसे भी बड़ी गलतियां की हैं। कोई भी आदमी पैदाइशी समझदार नहीं होता, उसे समझदारी अनुभव से मिलती है और तुम में तो उससे ज्यादा बुद्धि है जितनी तुम्हारी उम्र में मुझ में थी। मैंने खुद इतनी बड़ी और मूर्खतापूर्ण गलतियां की हैं कि मैं तुम्हारी या किसी और की बुराई नहीं कर सकता, परंतु क्या तुम्हें नहीं लगता अगर तुमने इस काम को इस तरह से किया होता तो यह बेहतर होता? अपनी आलोचना सुनना ज्यादा कठिन नहीं होता अगर सामने वाला शुरुआत में ही विनम्रता से हमें यह बता दे कि उससे भी गलतियां होती हैं। E.G. डिलिस्टन कनाडा के ब्रांडन मैनिटोबा में इंजीनियर थे। उन्हें अपनी नई सेक्रेटरी से समस्या आ रही थी। वे जो पत्र डिक्टेट करते थे, उनकी सेक्रेटरी उन पत्रों को टाइप करते समय हर पेज पर स्पेलिंग की 2-3 गलतियां कर देती थी। मिस्टर डेलिस्टन ने बताया कि किस तरह उन्होंने इस परिस्थिति का सामना किया। ज्यादातर इंजीनियरों की तरह मेरी अंग्रेजी या मेरी स्पेलिंग बहुत अच्छी नहीं है। बहुत समय से मैं अपने साथ एक छोटी सी काली नोटबुक रखता हूँ जिसमें मैं वे शब्द नोट कर लेता हूँ जिनके स्पेलिंग में मुझे कठिनाई होती है। जब यह स्पष्ट हो गया कि केवल गलतियां बताने से मेरी सेक्रेटरी डिक्शनरी चेक करने और प्रूफ रीडिंग करने का कष्ट नहीं करेगी,
तो मैंने दूसरा तरीका आजमाने का फैसला किया। जब अगली बार मेरे सामने एक पत्र आया जिसमें गलतियां थी, तो मैं टाइपिस्ट के पास बैठा और कहा, मुझे लगता है यह शब्द सही नहीं है। यह उन शब्दों में से एक है जिनकी स्पेलिंग में मुझे हमेशा दिक्कत आती है। इसी कारण मैंने अपनी स्पेलिंग बुक के साथ में रखना शुरू किया है। हाँ, यह रहा वह शब्द। मैं अपनी स्पेलिंग को ध्यान इसलिए रखता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे पत्रों को पढ़कर हमारे बारे में राय बनाते हैं और गलत स्पेलिंग से हमारी व्यावसायिक छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं नहीं जानता कि उसने मेरे सिस्टम का अनुसरण किया या नहीं। बहरहाल उस चर्चा के बाद उसकी गलतियां काफी कम हो गई। 1909 में सुसंस्कृत प्रिंस बर्नहार्ड वान बुलो ने यह भी यही सबक सीखा। वान बुलो तब जर्मनी के इंपीरियल चांसलर थे और सिंहासन पर विल्हेम द्वितीय बैठे थे। विल्हेम जो तुनक मिजाज के थे, अक्खड़ थे, अंतिम जर्मन कैसर थे जो ऐसी सेना और नौसेना बना रहे थे जिसके बारे में उन्हें दंभ था कि वे किसी को भी धूल छिटा सकती है। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कैसर ने कुछ बातें कही और कुछ अविश्वसनीय बातें जिनकी वजह से महाद्वीप में तूफान आ गया और दुनिया भर में आक्रोश का विस्फोट होने लगा। स्थिति को और खराब करते हुए कैसर ने सार्वजनिक रूप से मूर्खतापूर्ण, दंभपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य दिए। उन्होंने यह वक्तव्य तब दिए जब वे इंग्लैंड में अतिथि थे और उन्होंने डेली टेलीग्राफ को इन वक्तव्यों को छापने की शाही अनुमति भी दे दी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने घोषणा की कि पूरी जर्मनी में वही एक आदमी है जो अंग्रेजों के प्रति दोस्ताना रवैया रखता है, कि वह जापान के खतरे से निपटने के लिए नौसेना बना रहा है, कि उसने और केवल उसी ने इंग्लैंड को रूस और फ्रांस के हाथों मार खाने से बचाया था, कि उसी के युद्ध की योजना की बदौलत इंग्लैंड के लॉर्ड रॉबर्ट्स ने दक्षिण अफ्रीका में बोअर्स को हराया था, इत्यादि। पिछले 100 सालों से शांति की समस्या में इस तरह के आश्चर्यजनक शब्द किसी यूरोपियन सम्राट ने नहीं कहे थे। पूरा महाद्वीप आक्रोश से भर उठा। इंग्लैंड आग बबूला हो गया। जर्मन राजनेता स्तंभ रह गए और इस तूफान के उठने के बाद कैसर घबरा गया और उसने अपने इंपीरियल चांसलर प्रिंस वान बुलो को यह सुझाव दिया कि वह इस गलती का दोष अपने सिर पर ले ले। हाँ, वह चाहता था कि वान बुलो यह घोषणा कर दे कि इसके लिए वही जिम्मेदार है कि उन्हीं ने अपने सम्राट को इस तरह की अविश्वसनीय बातें कहने की सलाह दी थी। परंतु महामहिम वान बुलो ने प्रतिरोध किया। जर्मनी या इंग्लैंड में कोई भी यह कभी नहीं मानेगा कि मैं आपको ऐसी बातें कहने की सलाह दे सकता हूँ। जिस पल वान बुलो के मुंह से यह शब्द निकले, उसी वक्त मैं समझ गया कि उससे एक गंभीर गलती हो गई। कैसर फट पड़ा। तुम मुझे गधा समझते हो? वह चिल्लाया। यानी कि मैं इतनी बड़ी मूर्खताएं कर सकता हूँ जो तुमसे नहीं हो सकती। वान बुलो जानता था कि उसे आलोचना करने से पहले प्रशंसा करनी चाहिए थी, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने अगली सर्वश्रेष्ठ चीज की। उसने आलोचना करने के बाद प्रशंसा की और इसने जादू कर दिया। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं था, उसने सम्मान के साथ कहा। महामहिम बहुत से क्षेत्रों में मुझसे अधिक योग्य और बुद्धिमान है, न सिर्फ नौसैनिक और सैनिक ज्ञान में, बल्कि सबसे बढ़कर नेचुरल साइंस में। मैंने अक्सर मंत्रमुग्ध होकर सुना है जब महामहिम ने बैरोमीटर या वायरलेस टेलीग्राफी या रोंटजेन किरणों के बारे में बताया है। मैं नेचुरल साइंस की सभी शाखाओं के बारे में निपट अज्ञानी हूँ। मुझे रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है और मैं प्रकृति के रहस्यों से पूरी तरह अनजान हूँ। परंतु वान बुलो ने आगे कहा,
इसके एवज में मुझे कुछ ऐतिहासिक ज्ञान और शायद कुछ कूटनीतिक कुशलता है। कैसर का चेहरा खिल गया। वॉन बुलो ने उसकी तारीफ की थी। वॉन बुलो ने उसे महान बनाया था और खुद को बोना बनाया था। इसके बाद कैसर बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर सकता था। उसने उत्साह भरे स्वर में कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि हम एक दूसरे के सर्वश्रेष्ठ पूरक हैं? मैंने एक साथ रहना चाहिए और हम रहेंगे। उसने वॉन बुलो से हाथ मिलाया, एक बार नहीं बल्कि कई बार। उसने दिन बाद वह इतना उत्साहित हो गया। उसने मुट्ठी तानकर कहा, अगर किसी ने मुझसे प्रिंस वॉन बुलो के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं उसकी नाक तोड़ दूंगा। वॉन बुलो ने अपने आप को समय रहते बचा लिया, परंतु कुशल कूटनीतिज्ञ होने के बावजूद उससे एक गलती तो हो ही गई। उसने अपनी कमियों और विल्हेम की खूबियों से अपनी बात शुरू करना चाहिए थी और यह नहीं बताना चाहिए था कि कैसर का दिमाग कमजोर था और उसे पागलखाने में होना चाहिए था। अपनी कमियों और सामने वाले की खूबियों को बताने वाले कुछ वाक्यों से अगर एक क्रोधित और अपमानित कैसर अच्छे दोस्त में बदल सकता है, तो कल्पना कीजिए कि विनम्रता और प्रशंसा आपके लिए और मेरे लिए हजारों रोजमर्रा के जीवन में क्या कुछ नया नहीं कर सकती। चाहे हम अपनी गलती सुधार पाए हों या नहीं, अपनी खुद की गलती मान लेने से हमें सामने वाले का व्यवहार बदलने में मदद मिलती है। इसका उदाहरण हमें टिमोनियम मैरीलैंड के क्लैरेंस जरहेसेन के उदाहरण से मिलता है। क्लैरेंस को पता चला कि उसका 15 साल का लड़का डेविड सिगरेट पीने लगा है। जहर हसैन ने बताया, जाहिर है मैं नहीं चाहता था कि वह सिगरेट पी, परंतु उसकी माँ और मैं दोनों ही सिगरेट पीते थे। इस तरह हम हर समय उसके सामने एक बुरा उदाहरण पेश कर रहे थे। मैंने डेविड को समझाया कि मैंने उसकी उम्र से सिगरेट पीना चालू कर दिया था और निकोटीन के सामने मैं हार गया हूँ। अब इसे छोड़ना मेरे लिए असंभव हो चुका है। मैंने उसे बताया कि सिगरेट पीने के कारण ही मुझे कफ की इतनी अधिक समस्या होती थी और मैंने उसे यह भी बताया कि वह खुद मुझे सिगरेट छोड़ने की सलाह कई बार दे चुका था। मैंने उसे सिगरेट छोड़ने के विषय में कोई लंबा लेक्चर नहीं दिया, इसके खतरों के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी, ना ही उसे सिगरेट पीने से मना किया। मैंने सिर्फ उसे इतना बताया कि मैं किस तरह सिगरेट का आदी हुआ था और मुझे इसका कितना नुकसान झेलना पड़ा। उसने इस बारे में कुछ समय सोचा और फिर फैसला किया कि वह कॉलेज छोड़ने तक सिगरेट नहीं पिएगा। इस बात को सालों गुजर चुके हैं, परंतु डेविड ने अब तक सिगरेट पीना शुरू नहीं किया और उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। इस चर्चा के बाद मैंने भी सिगरेट छोड़ने का फैसला किया और अपने परिवार की मदद से मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया। एक अच्छा लीडर इस सिद्धांत का पालन करता है। सिद्धांत नंबर 3, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। चैप्टर 4, कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाएं। एक बार मुझे अमेरिकन बायोग्राफर्स की डीन मिस ईडा टार्बल के साथ डिनर करने का मौका मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैं यह पुस्तक लिख रहा हूँ। इसके बाद हम इस अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने लगे कि लोगों को किस तरह प्रभावित किया जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि जब वे ओवेन डी यंग की जीवनी लिख रही थी तो उन्होंने उस आदमी का इंटरव्यू लिया जो 3 सालों से उसी ऑफिस में बैठ रहा था जिसमें मिस्टर यंग बैठते थे। इस व्यक्ति का कहना था कि इन 3 सालों में उसने ओवेन डी यंग को किसी को सीधे आदेश देते नहीं सुना। वह हमेशा सुझाव देते थे, आदेश नहीं। ओवेन डी यंग कभी नहीं कहते थे कि ऐसा करो या यह करो या यह मत करो या ऐसा मत करो। इसकी बजाय वह कहते थे, आप इस पर विचार कर सकते हैं।
या क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? अक्सर पत्र डिक्टेट करने के बाद वे अपने अधीनस्थ कर्मचारी से पूछते थे, आपको यह कैसा लगा? अपने किसी अधीनस्थ द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ने के बाद वह कहते थे, शायद इस वाक्यांश को इस तरह लिखना बेहतर होगा। वे हमेशा लोगों को खुद अपनी गलती सुधारने का मौका देते थे। उन्होंने कभी अपने अधीनस्थ को काम करने का आदेश नहीं दिया। वह लोगों को अपना काम करने देते थे ताकि वे अपनी गलतियों से खुद सीखें। इस तरह की तकनीक से सामने वाले के लिए अपनी गलती सुधारना आसान होता था। इससे उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती थी और उसमें महत्वपूर्ण होने की भावना जागृत होती थी। इससे इसके विद्रोह को नहीं, सहयोग की भावना को बल मिलता है। सख्त आदेश के कारण उत्पन्न आक्रोश कई बार बहुत लंबे समय तक बना रहता है, चाहे वे आदेश किसी स्पष्ट रूप से गलत चीज को ठीक करने के लिए दिया गया हो। डैन सांतारेली व्यामिंग, पेंसिल्वेनिया के एक वोकेशनल स्कूल में टीचर थे। उन्होंने हमारी क्लास में बताया कि उनके एक विद्यार्थी ने एक बार स्कूल के बाहर अपनी कार गलत जगह पर खड़ी कर दी, जिस वजह से आने जाने में असुविधा हो रही थी। एक दूसरा शिक्षक क्लासरूम में तेजी से आया और उसने डांटते हुए पूछा, किसकी कार रास्ते में खड़ी है? जब कार वाला लड़का खड़ा हुआ तो शिक्षक ने चिल्लाकर कहा, उस कार को वहां से तत्काल हटा दो, नहीं तो मैं उसके चारों तरफ चेन बांधकर उसे बाहर फेंकवा दूंगा। गलती विद्यार्थी की ही थी। उसे वहां कार खड़ी नहीं करनी चाहिए थी, परंतु उस दिन के बाद से न सिर्फ वह विद्यार्थी उस शिक्षक से चिढ़ने लगा, बल्कि उस क्लास के सभी विद्यार्थी उसके प्रति द्वेष रखने लगे। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वे उस शिक्षक को तंग करें और उसके सामने परेशानियां खड़ी करें। इस बात को दूसरी तरह से भी कहा जा सकता था। वह दोस्ताना तरीके से भी पूछ सकते थे, रास्ते में खड़ी कार किसकी है, और उसके बाद यह सुझाव दे सकते थे कि अगर कार वहां से हटा ली जाए तो दूसरी कारों को आने जाने में सुविधा होगी। यह सुनकर विद्यार्थी खुशी खुशी कार हटा लेता और वह और उसके सहपाठी उस शिक्षक से बिल्कुल भी नहीं चिढ़ते। प्रश्न पूछने से न सिर्फ आदेश अधिक आनंददायक हो जाता है, बल्कि इससे अक्सर सामने वाले की रचनात्मकता भी प्रेरित होती है। अगर लोगों को यह लगे कि उस निर्णय को लेने में उनका हाथ है, तो वे अधिक अच्छे ढंग से उस काम को करेंगे। जोहान्सबर्ग अफ्रीका के इयान मैकडॉनल्ड मशीन के पार्ट बनाने की फैक्ट्री के जनरल मैनेजर थे। उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था। शर्त यह थी कि उन्हें माल बहुत कम समय में सप्लाई करना था। वे जानते थे कि वे इतने कम समय में माल सप्लाई नहीं कर सकते। फैक्ट्री में पहले मिल ऑर्डर का माल बन रहा था और इस बड़े ऑर्डर की समय सीमा इतनी कम थी कि इयान को यह काम असंभव लग रहा था। इयान ने मजदूरों को तेज रफ्तार से काम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं कहा। इसकी बजाय उसने सबको इकट्ठा किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। उसने बताया, अगर यह ऑर्डर उन्हें मिल जाता है तो इस कंपनी को बहुत लाभ होगा और वे इस समय पर दे पाते हैं तो इससे उन्हें भी लाभ होगा। फिर उसने सवाल पूछना शुरू किया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यह ऑर्डर मिल जाए? क्या किसी के दिमाग में ऐसा कोई तरीका है जिससे यह ऑर्डर लेना और इसे समय पर पूरा करना संभव हो सके? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने काम के समय में बदलाव करके इसे समय सीमा से पहले कर सकें? कर्मचारियों ने कई सुझाव दिए और उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑर्डर ले लेना चाहिए। उन्होंने हम यह कर सकते हैं कि भावना के साथ काम किया और ऑर्डर न सिर्फ मिल गया बल्कि माल का उत्पादन और डिलीवरी भी समय सीमा में हो गए। प्रभावी लीडर यह करता है। सिद्धांत नंबर 4,
सीधा आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछिए। चैप्टर 5 सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दे। कई साल पहले की बात है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चार्ल्स स्टीनमेटेज को विभाग प्रमुख के पद से हटाने का संवेदनशील काम करना था। स्टीनमेटेज बिजली के मामले में तो उस्ताद था, परंतु कैलकुलेटिंग विभाग के प्रमुख के रूप में असफल सिद्ध हुआ। परंतु कंपनी उससे नाराज भी नहीं करना चाहती थी। वह बहुत काम का आदमी था और बहुत संवेदनशील भी, इसलिए उन्होंने उसे एक नया पद दे दिया। उन्होंने उसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का कंसल्टिंग इंजीनियर बना दिया। हालांकि इसका काम वही था जो वह अभी कर रहा था, परंतु उसका पदनाम बदल गया और इसके बाद उसकी जगह किसी और आदमी को विभाग प्रमुख बना दिया गया। स्टीनमेटेज खुश था। जीई कंपनी के अफसर भी खुश थे। उन्होंने अपने संवेदनशील सितारे को बिना चोट पहुंचाए विभाग प्रमुख के पद से हटा दिया था और उसे अपनी लाज रखने दी थी। लोगों को अपनी लाज रखने देना, यह कितना अधिक महत्वपूर्ण है और हम में से कितने कम लोग इस बारे में सोचते हैं या इसका ध्यान रखते हैं। हम दूसरों की भावनाओं को अपने कदमों तले रौंदते चले जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, लोगों की गलतियां निकालते हैं, धमकियां देते हैं, दूसरों के सामने अपने बच्चे या कर्मचारी की आलोचना करते हैं और कभी यह सोचते हैं ही नहीं कि हम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर हम कुछ मिनट विचार करें तो सामने वाले के नजरिए को समझने और शांति से बात करने से समस्या सुलझ सकती है। जब हम किसी कर्मचारी को डांट रहे हों या नौकरी से निकालने का अप्रिय काम कर रहे हों, तो हमें याद रखना चाहिए, कर्मचारी को नौकरी से निकालने के काम में किसी को मजा नहीं आता। नौकरी से हटाए जा रहे कर्मचारी को तो इसमें और भी कम मजा आता है। हमारा बिजनेस ज्यादातर सीजनल है, इसलिए जब इनकम टैक्स की भीड़ छट जाती है तो हमें बहुत से लोगों को काम पर से हटाना पड़ता है। हमारे व्यवसाय में यह कहावत है कि किसी को भी कुल्हाड़ी चलाने में आनंद नहीं आता। परिणाम स्वरूप यह परंपरा विकसित हो गई कि इस काम को जितनी जल्दी संभव हो कर लिया जाए और आमतौर पर निम्नलिखित तरीकों से किया जाए। बैठिए मिस्टर स्मिथ, सीजन खत्म हो गया है और अब हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। जाहिर है आप भी जानते थे कि आपको इसी बिजी सीजन के लिए काम पर रखा गया था, इत्यादि। इन लोगों पर इसका प्रभाव निराशा का होता था और उन्हें लगता था कि उन्हें नीचा दिखाया गया है। उनमें से अधिकांश लोग जिंदगी भर अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े लोग होते हैं और वे ऐसी फर्म के प्रति विशेष अनुराग नहीं रखते हैं जो उन्हें इतने सामान्य ढंग से काम पर से हटाती हो। मैंने हाल ही में फैसला किया कि हमारे सीजनल कर्मचारियों को हटाते समय हमें कूटनीति और बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मैं जाड़े के दौरान हर आदमी के द्वारा किए गए काम पर सावधानीपूर्वक चिंतन करता था और मैं उससे इस तरह की बात करता था, मिस्टर स्मिथ, आपका काम सचमुच अच्छा है। जब हमने आपको न्यूयॉर्क भेजा था तो आपका काम कठिन था। आपने वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया और अपनी श्रेष्ठता साबित की और हम आपको यह बताना चाहते हैं कि फर्म को आप पर गर्व है। आप में क्षमता और योग्यता है। आप बहुत लोग आगे तक जाएंगे, चाहे आप जहां भी काम करें। यह फर्म आप पर भरोसा करती है और आपको छोड़ना नहीं चाहती और हम चाहते हैं कि आप यह बात ना भूलें। परिणाम, लोग नौकरी छूटने के बाद भी अच्छा अनुभव करते हुए जाते थे। उन्हें यह नहीं लगता था कि उन्हें नीचे दिखाया गया। वे जानते थे कि अगर हमारे पास उनके लिए काम होता तो हम निश्चित रूप से उन्हें नहीं निकालते और जब हमें उनकी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो वे हमारे पास व्यक्तिगत प्रेम के साथ आते। हमारे कोर्स के एक सत्र में क्लास के 2 सदस्य चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था गलती
ढूंढने के नकारात्मक प्रभाव और सामने वाले को लाग बचाने का अवसर देने के सकारात्मक प्रभाव। हैरिसबर्ग, पेनिसिल्वेनिया के फ्रेड क्लार्क ने हमें अपनी कंपनी की एक घटना सुनाई। हमारी कंपनी की एक प्रोडक्शन मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट उत्पाद की प्रतिक्रिया को लेकर एक सुपरवाइजर से सीधे-सीधे सवाल पूछ रहे थे। उनकी आवाज में लहजा आक्रामक था और उनका लक्ष्य यह बताना था कि सुपरवाइजर से गलती हुई थी। वह अपने समकक्षों के सामने डांट खाने से बचना चाहता था, इसलिए वह सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहा था। इससे वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुपरवाइजर को बहुत डांटा और उस पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। इस मुठभेड़ से पहले के कामकाजी रिश्ते कुछ ही क्षणों में खत्म हो गए। हालांकि सुपरवाइजर बहुत अच्छा कर्मचारी था और बहुत मेहनती था, परंतु उस घटना के बाद वह हमारी कंपनी के लिए किसी काम का नहीं रहा। कुछ महीनों बाद वह हमारी कंपनी छोड़कर प्रतिद्वंदी कंपनी में काम करने लगा, जहां वह बेहतरीन काम कर रहा है। हमारी क्लास की एक और सदस्य आना मैजोन ने भी अपनी कंपनी में हुई इसी तरह की एक घटना सुनाई, परंतु तरीके और परिणाम कितने अलग थे। मिस मैजोन फूड पैक करने वाली एक कंपनी में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थी। उनका पहला बड़ा काम सौंपा गया था। उसने उन्हें एक नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग मार्केटिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। उन्होंने क्लास को बताया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने योजना बनाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिस वजह से मुझे पूरा टेस्ट दोबारा करना होगा। यही नहीं, मेरे पास मीटिंग से पहले यह बात अपने बॉस को बताने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि जिस मीटिंग में मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी वह मीटिंग शुरू ही होने वाली थी। जब मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो मैं डर के मारे थर-थर कांप रही थी। मैंने यह निश्चय किया कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगी और लोगों को इस तरह की बात करने का मौका नहीं दूंगी कि औरतें अधिक भावुक होने के कारण मैनेजमेंट का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती। मैंने अपनी रिपोर्ट को संक्षेप में प्रस्तुत किया और यह भी कहा कि मुझसे एक गलती हो गई थी, जिस वजह से मुझे अगली मीटिंग से पहले इस टेस्ट को एक बार फिर करना होगा। मैं बैठ गई और मुझे उम्मीद थी कि मेरे बॉस आग बबूला हो जाएंगे, परंतु इसके बजाय उन्होंने मुझे मेरे काम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट में गलती होना एक आम बात है। उन्होंने यह भी कहा उन्हें पूरा विश्वास है कि मैं दोबारा जो टेस्ट करूंगी वह सफल और सही होगा और कंपनी के बहुत काम आएगा। उन्होंने अपने साथियों के सामने मुझे आश्वस्त किया कि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और वे जानते हैं कि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से अपना काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि गलती का कारण यह नहीं था कि मुझ में योग्यता कम थी, बल्कि यह था कि मुझ में अनुभव कम था। मैं मीटिंग से लौटते वक्त 7वें आसमान पर थी और हवा में उड़ रही थी। मैंने यह संकल्प कर लिया था कि मैं इतने अच्छे बॉस को कभी नीचा नहीं दिखने दूंगी। चाहे हम सही हो और सामने वाला गलत हो, तो भी हमें उसके अहम को ठेस पहुंचाने का क्या हक है? हम उसे अपनी इज्जत बचाने का मौका क्यों नहीं देते? फ्रांसीसी एविएशन पायोनियर और लेखक एंटोनियो द सेंट एग्जुपेरी ने लिखा था, मुझे ऐसी बात कहने या करने का हक नहीं है जो किसी आदमी को उसकी नजरों में छोटा कर दे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, परंतु इस बात से फर्क पड़ता है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। किसी आदमी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना एक बहुत बड़ा अपराध है। एक सच्चा लीडर हमेशा इस सिद्धांत का पालन करेगा। सिद्धांत नंबर 5, सामने वाले आदमी को लाज रखने दें। चैप्टर 6, सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करने की विधि। पीट बारोला मेरा पुराना दोस्त था। वह सर्कस में काम करता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सर्कस और मनोरंजक शो करने में गुजार दी।
जब पीट नए कुत्तों को प्रशिक्षण देता था तो मुझे वह दृश्य देखना अच्छा लगता था। मैं देखता था कि जब कुत्ते में जरा सा भी सुधार होता था तो पीट उसकी पीठ थपथपाता था, उसकी तारीफ करता था और उसे गोश्त का टुकड़ा देता था। यह कोई नई बात नहीं थी। जानवरों को प्रशिक्षित करने वाले लोग सदियों से इस तकनीक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मुझे हैरत थी कि हम कुत्तों को बदलने वाले इसी कॉमन सेंस भरी तकनीक का इस्तेमाल इंसानों को बदलने में क्यों नहीं करते। हम कोड़े के डर की बजाय गोश्त का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हम आलोचना की बजाय प्रशंसा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हमें थोड़े से सुधार की भी तारीफ करना चाहिए। इससे सामने वाले आदमी को सुधरने में प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। अपनी पुस्तक आई हैवंट मच बेबी बट आई एम ऑल आई गॉट में वैज्ञानिक जस लायर लिखते हैं, प्रशंसा मनुष्य के हृदय के लिए सूर्य के सूक्त प्रकाश की तरह है। इसके लिए हमारे व्यक्तित्व का पुष्प नहीं खिल सकता और फिर भी हम में से ज्यादातर लोग दूसरे लोगों के साथ अपने व्यवहार में आलोचना की ठंडी हवाओं को बढ़ावा देते हैं और अपने साथियों को प्रशंसा की धूप से वंचित रखना चाहते हैं। मैं अपनी जिंदगी में जब पीछे की तरफ देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि प्रशंसा के कुछ शब्दों ने मेरे भविष्य को बदल दिया। क्या आप यही बात अपने जीवन के बारे में नहीं कह सकते? इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब प्रशंसा की जादुई छड़ी ने किसी व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख दिया। उदाहरण के तौर पर कई साल पहले 10 साल का एक बच्चा नेपलस एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। वह गायक बनना चाहता था, पर उसके पहले संगीत शिक्षक ने उसके उत्साह को ठंडा करते हुए कहा, तुम कभी गायक नहीं बन सकते। तुम्हारी आवाज में दम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हवा से शटर गिर रहे हो। परंतु वह बालक की माँ ने, जो एक गरीब किसान महिला थी, उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसकी तारीफ की और उसे बताया कि वह जानती है कि वह अच्छा गायक बन सकता है और उसमें सुधार हो रहा है। यही नहीं, बच्चे के संगीत प्रशिक्षण की फीस जुटाने के लिए वह नंगे पैर रही। गरीब माँ की तारीफ और प्रोत्साहन ने उस बच्चे की जिंदगी बदल कर रख दी। उसका नाम एनरिको कैरुसो था और वह अपने जमाने का सबसे महान और प्रसिद्ध अपेरा गायक बना। 19वीं सदी की शुरुआत में लंदन का एक युवक लेखक बनना चाहता था, परंतु उसे लगता था हर चीज उसके खिलाफ थी। वह सिर्फ 4 साल तक ही स्कूल गया था। उसके पिता कर्ज न चुकाने के कारण जेल में थे और युवक अक्सर भूखा रहा करता था। आखिरकार उसे चूहों से भरे एक वेयरहाउस में बोतलों पर लेबल लगाने का काम मिल गया। 2 और बच्चों के साथ जो लंदन की झुग्गियों और गटर के माहौल से आए थे, वह रात को उसी दड़वे में सोया करता था। उसने लेखक की अपनी योग्यता में इतना कम विश्वास था कि उसने अपनी पहली पांडुलिपि रात के अंधेरे में डाक के डिब्बे में डाली ताकि कोई उसकी हंसी न उड़ाए। कहानी के बाद कहानी रिजेक्ट होती गई। आखिरकार वह महान दिन आया जब उसकी एक कहानी स्वीकार कर ली गई। यह सच है कि उसे इसके बदले में एक भी पैसा नहीं मिला, परंतु एक संपादक ने उसकी तारीफ की, एक संपादक ने उसका सम्मान किया। वह इतना रोमांचित था कि वह सड़कों पर बुराया हुआ घूमता रहा और उसके गालों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। अपनी एक कहानी के छपने से मिली इस प्रशंसा, इस सम्मान ने उसकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि अगर उसे यह प्रोत्साहन ना मिला होता तो वह सारी जिंदगी चूहों से भरी फैक्ट्रियों में बोतलों पर लेबल ही लगाता रहता। आपने शायद उस युवक का नाम सुना होगा। उसका नाम था चार्ल्स डिकेंस। लंदन का ही एक और किशोर ड्राई गुड्स स्टोर में क्लर्क था। उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, स्टोर में झाड़ू लगाना पड़ती थी और वह हर दिन 14 घंटे बुरी तरह काम करता था। 2 साल तक उस घटिया काम को करते करते वह उकता गया। एक दिन वह सुबह उठा और बिना नाश्ते का इंतजार किए
वह 15 मील पैदल चलकर अपनी माँ से मिलने गया, जो हाउसकीपर का काम करती थी। वह बेहद दुखी था। उसने माँ को अपना दुखड़ा सुनाया। वह रोया। उसने यह भी कसम खाई कि अगर उसे स्टोर में कुछ समय और काम करना पड़ा तो वह आत्महत्या कर लेगा। फिर उसने अपने पुराने स्कूल टीचर को एक लंबा और दुखद पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि उसका दिल टूट चुका है और अब वह जीना नहीं चाहता। उसके पुराने स्कूल टीचर ने जवाब में उसकी तारीफ की और उसे आश्वस्त किया कि वह सचमुच बहुत बुद्धिमान है और बेहतर जिंदगी का हकदार है। उन्होंने उसे स्कूल टीचर का काम देने का भी प्रस्ताव रखा। इस प्रशंसा ने उस बच्चे का भविष्य बदल दिया और अंग्रेजी साहित्य के इतिहास पर भी अमिट प्रभाव डाला, क्योंकि बाद में इसी किशोर ने ढेरों बेस्ट सेलिंग पुस्तकें लिखी और अपने कलम के दम पर लाखों करोड़ों डॉलर कमाए। आपने शायद इनका भी नाम सुना होगा। इनका नाम था H.G. वेल्स। आलोचना के बजाय प्रशंसा B.F. स्किनर की शिक्षा की मूल अवधारणा थी। इस महान समकालीन मनोवैज्ञानिक ने जानवरों और इंसानों पर हुए प्रयोग से यह साबित किया कि जब आलोचना कम और प्रशंसा अधिक होती है तो लोगों को अच्छे काम की प्रेरणा मिलती है और ध्यान के अभाव के कारण बुरे काम कुम्हला जाते हैं। रॉकी माउंट नॉर्थ कैरोलिना के जॉन विंगेलस्पा ने अपने बच्चों के साथ इसी तकनीक का प्रयोग किया, जैसा ज्यादातर परिवारों में होता है। इस परिवार में भी माँ बाप का बच्चों से संवाद अक्सर चिल्लाते समय ही होता था और जैसा ज्यादातर मामलों में होता है, हर ऐसे प्रकरण के बाद बच्चे बेहतर होने की बजाय बदतर हो जाते हैं और माँ बाप भी इसी समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। मिस्टर रिंगलस्पा ने इस स्थिति को सुलझाने के लिए हमारे कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों को अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने बताया, हमने उनकी गलतियों पर उंगली रखने के बजाय प्रशंसा करने का फैसला किया। यह आसान नहीं था क्योंकि वे अक्सर गड़बड़ काम करते थे। हमारी तारीफ करने के काबिल काम ढूंढने में बहुत मुश्किल आई। बहरहाल हमने ऐसी बातें ढूंढ ली और 1-2 दिन में ही उनकी शैतानियां कम हो गई। जो गड़बड़ काम वे करते थे उनमें कमी आई। फिर कुछ और गलतियां कम हो गई। वे हमारी तारीफ के काबिल बनने की कोशिश कर रहे थे। वे सही काम करने के लिए काफी मेहनत भी कर रहे थे। हम दोनों को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। जाहिर है कि यह हमेशा नहीं चला, परंतु एक बार इस तरह का बदलाव होने के कारण उनका जो सामान्य व्यवहार विकसित हुआ वह पहले से बेहतर था। अब हमें उन पर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। बच्चे गलत कामों के बजाय सही काम कर रहे थे और यह सब कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि बच्चों के गलत काम की आलोचना करने के बजाय बच्चों में हुए हल्के से सुधार की प्रशंसा की गई। यह नौकरी में भी सही है। वुडलैंड हिल्स कैलिफोर्निया की कीथर रोपर ने इस सिद्धांत को अपनी कंपनी में एक परिस्थिति में आजमाकर देखा। उसकी प्रिंट शॉप में ऐसा काम आया जो बेहद अच्छी क्वालिटी का था। जैसे प्रिंटर ने उस काम को किया था, उसके यहाँ एक नया कर्मचारी आया जिसे नौकरी से तालमेल बिठाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसका सुपरवाइजर उसे नकारात्मक रवैये को लेकर परेशान करता था और गंभीरता से सोच रहा था कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। जब मिस्टर रोपर को इस स्थिति की जानकारी दी गई तो वे व्यक्तिगत रूप से प्रिंट शॉप में गए और उस युवक से बात की। उन्होंने बताया कि वह उसके काम को देखकर कितने खुश हुए थे और उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ समय में उनकी दुकान में होने वाला यह सबसे अच्छा काम है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उसका काम क्यों श्रेष्ठ था और कंपनी के लिए युवक का योगदान कितना महत्वपूर्ण था। क्या आपको लगता है कि इससे कंपनी के प्रति युवा प्रिंटर के रवैये में बदलाव आया होगा? कुछ ही दिनों में चमत्कार हो गया। उसने अपने सहकर्मियों को इस चर्चा के बारे में बताया और कहा कि कंपनी में कोई है
जो अच्छे काम की कद्र करता है, और उस दिन के बाद से वह एक वफादार और समर्पित कर्मचारी है। मिस्टर रॉपर ने युवा प्रिंटर की चापलूसी करते हुए यह नहीं कहा, तुम्हारा काम अच्छा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उसका काम क्यों अच्छा है। उसे सामान्य चापलूसी भरी बातों के बजाय किसी विशिष्ट उपलब्धि के लिए सराहा गया था। इसलिए यह तारीफ उस प्रिंटर के लिए अधिक अर्थपूर्ण बन गई थी। हर आदमी तारीफ पसंद करता है, परंतु जब वह तारीफ किसी खास बात को लेकर की जाती थी, तब हमें पता चलता था कि तारीफ सच्ची है, कि सामने वाला आदमी हमें मूर्ख नहीं बना रहा, या हमें सिर्फ खुशी करने के लिए यह बात नहीं कर रहा है। याद रखिए, हम सब प्रशंसा और सम्मान के भूखे हैं और इन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम में से कोई भी झूठी तारीफ पसंद नहीं करता, कोई भी चापलूसी पसंद नहीं करता। मुझे यह बात दोहराने दे, इस पुस्तक में सिखाए गए सिद्धांत तभी काम करेंगे जब आप सच्चे दिल से अपनी बात कहें। मैं आपको चालाकियों की कोई पुड़िया नहीं दे रहा हूँ, मैं जीवन को नए तरीके से जीने के सिद्धांत सिखा रहा हूँ। क्या आप लोगों को बदलने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप और मैं उन लोगों को प्रेरित कर सके जिनके हम संपर्क में आते हैं, तो हम जान जाएंगे कि उनमें कितनी संभावनाएं, कितने खजाने छुपे हुए हैं, और हम उन्हें बदलने से अधिक कुछ कर सकते हैं। हम शब्दशः उनकी कायापलट कर सकते हैं। अतिशयोक्ति तो विलियम जेम्स के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द सुनिए, जो अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों में से एक हैं। हम जो हो सकते हैं उसकी तुलना हम सिर्फ आधे जागे ही होते हैं। हम अपनी क्षमताओं का बहुत कम हिस्सा ही हासिल कर पाते हैं। हम अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का बहुत थोड़ा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। इंसान अपनी संभावनाओं को पूरा दोहन नहीं करते। उनके पास बहुत सी ऐसी क्षमताएं या शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग करने में वे आमतौर पर असफल रहते हैं। हाँ, आप जो पुस्तक में लिखी इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, आप में भी ऐसी शक्तियां और क्षमताएं हैं जिनका उपयोग करने में आप आमतौर पर असफल रहते हैं, और जिन शक्तियों का आप पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनमें से एक है लोगों की तारीफ करने की और उन्हें प्रेरित करने की जादुई क्षमता, जिससे उनकी निहित संभावनाओं का दोहन किया जा सके। योग्यताएं आलोचना के तुषार से कुम्हला जाती हैं, परंतु प्रोत्साहन के खाद मिलने से वह फलने फूलने लगती हैं। लोगों का अधिक प्रभावी लीडर बनने के लिए आपको यह करना चाहिए। सिद्धांत नंबर 6, थोड़े से सुधार की भी तारीफ करें और हर सुधार पर तारीफ करें। दिल खोल कर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। चैप्टर 7, बुरे को भला नाम दे दें। अगर कोई अच्छा कर्मचारी काम में लापरवाही करने लगे या खराब काम करने लगे तो आप क्या करेंगे? आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, परंतु इससे समस्या हल नहीं होगी। आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु इससे उसका मन खट्टा हो जाएगा। हेनरी हैंक लावेल इंडियाना में एक बड़ी ट्रक डीलरशिप का सर्विस मैनेजर था। वह अपने एक मैकेनिक बिल से परेशान था। उसका काम इन दिनों संतोषजनक नहीं था। मिस्टर हैंक ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उससे खुलकर चर्चा की। बिल, तुम एक अच्छे मैकेनिक हो। तुम कई सालों से यहाँ काम कर रहे हो। तुमने ग्राहकों के बहुत से वाहनों की अच्छी रिपेयरिंग की है। तुम्हारा काम इतना बढ़िया है कि कई ग्राहक तुम्हारी तारीफ कर चुके हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों से तुम अपने काम को करने में ज्यादा समय लगा रहे हो और तुम्हारा काम पहले जितना बढ़िया नहीं हो रहा है। तुम इतने अच्छे मैकेनिक हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं इस स्थिति से खुश नहीं हूँ और शायद हम लोग मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। बिल ने जवाब दिया कि उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह पहले जितना बढ़िया काम नहीं कर रहा है। उसने
अपने बॉस को आश्वस्त किया कि वह अब भी उतना ही बढ़िया काम कर सकता है और वह भविष्य में सुधार करने की कोशिश करेगा। क्या उसने ऐसा किया? आप बिल्कुल मान सकते हैं कि उसने ऐसा ही किया। एक बार फिर से तेज और कुशल मैकेनिक बन गया। मिस्टर हैंक ने अतीत के उसके काम की उसके सामने जो इमेज बना दी थी, बिल को उस इमेज पर खड़ा उतरना ही था। बाल्डविन लोकोमोटिव वर्कर्स के प्रेसिडेंट सैमुअल वॉकलैंड ने कहा था, आम आदमी को आसानी से प्रेरित किया जा सकता है अगर वह आपका सामना सम्मान करता हो और अगर आप उसे यह बताएं कि आप उसकी किसी खास योग्यता के लिए उसका सम्मान करते हैं। संक्षेप में, अगर आप किसी व्यक्ति की किसी बात को सुधारना चाहते हो तो इस तरह जताएं जैसे वह उसका श्रेष्ठ गुण हो। शेक्सपियर ने कहा था, अगर आप में कोई गुण नहीं है तो ऐसे व्यवहार करें जैसे वह गुण आप में पहले से ही हो और लोगों को भी आप साफ साफ बता दें कि आप सामने वाले व्यक्ति में जो गुण देखना चाहते हैं वह उनमें पहले से ही है। उनकी अच्छी इमेज बना दें और वह उस इमेज को सही साबित करके दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। जॉर्जेट लेब्लॉक ने अपनी पुस्तक सार्वनिट्स माई लाइफ विद मेटरलिंक में बताया था कि उन्होंने किस तरह एक बेल्जियन सिंड्रेला की अद्भुत काया पलट की। पड़ोस के होटल में से एक नौकरानी मेरा भोजन लाती थी। वे लिखती थी, उसे मैरी द डिशवॉशर कहा जाता था क्योंकि उसने अपना करियर बर्तन मांजने वाले असिस्टेंट के रूप में शुरू किया था। वह बदसूरत सी दिखती थी, उसकी आंखें जरा ढंगी थी और उसके पैर किसी सलाख की तरह पतले थे। उसका शरीर दुबला था और उसमें आत्मविश्वास भी कम था। एक दिन जब वह अपने लाल हाथ में मैरी कोनो की प्लेट लिए खड़ी थी तो मैंने उससे बिना भूमिका बनाए यह कहा, मैरी, तुम नहीं जानती कि तुम में कितने बहुमूल्य खजाने छुपे हुए हैं। मैरी को अपनी भावनाओं को छुपाकर रखने की आदत थी, इसलिए वह कुछ पल ठहरी। उसने विनाश के डर के मारे कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने डिश को मेज पर रखा और फिर भोलेपन से कहा, मैडम, मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता। उसे इस बारे में कोई संदेह नहीं था। उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। वह किचन तक गई और उसने मेरी कही बात को दोहराया और आस्था में इतनी शक्ति थी कि किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया। उस दिन के बाद से लोग उसके प्रति विशेष व्यवहार करने लगे, परंतु सबसे अजीब परिवर्तन विनम्र मैरी में हुआ था। उसे यकीन हो चुका था कि उसके भीतर कई चमत्कार छुपे हुए हैं, इसलिए वे अपने चेहरे और शरीर का खास ध्यान रखने लगी। इस वजह से उसकी सोई हुई जवानी खिल उठी और उसकी बदसूरती गायब हो गई। 2 महीने बाद उसने घोषणा की कि वह शेफ के भतीजे के साथ शादी कर रही है। मैं एक लेडी बनने जा रही हूँ, उसने कहा और मुझे धन्यवाद दिया। एक छोटे से वाक्य ने उसका पूरा जीवन बदल दिया था। जॉर्जेट लेब्लॉक ने मैरी द डिशवॉशर को एक इमेज दी थी। उसके हिसाब से वह व्यवहार कर सके और इस इमेज ने उसकी काया पलट कर दी। बिल पार्कर डेटोना बीच, फ्लोरिडा में एक फूड कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे। वे अपनी कंपनी द्वारा लाए जा रहे नए उत्पादों को लेकर बहुत रोमांचित थे। उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक बड़े फूड मार्केट के मैनेजर ने इन प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में रखने से मना कर दिया। बिल पूरे दिन इस इनकार के बारे में सोचता रहा और उस शाम को घर जाने से पहले उसने दोबारा स्टोर जाकर कोशिश करने का फैसला किया। जैक ने उनसे कहा, जब मैं सुबह गया तो मैंने यह महसूस किया कि मैंने आपको हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। मैं आपका कुछ समय लेना चाहूंगा ताकि मैं आपको वे बिंदु बता सकूं जो मुझसे पहले छूट गए थे। मैंने हमेशा इस तथ्य का सम्मान किया है
कि आप हमेशा सुनने के इच्छुक रहते हैं और अगर आप तथ्यों से सहमत हो जाते हैं तो अपना फैसला बदलने के लिए तैयार रहते हैं। क्या जैक इसके बाद भी सुनने से इनकार कर सकता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे अपनी इमेज पर खरा उतरना था। एक सुबह की बात है, डब्लिन आयरलैंड के एक दंत चिकित्सक डॉक्टर मार्टिन फिट्जहयू स्तंभ रह गए। उनके एक मरीज ने बताया कि जिस धातु के कप के होल्डर से वह अपना मुंह साफ कर रहा था वह गंदा था। सच तो यह था कि मरीज पेपर कप से पी पी रहा था, होल्डर से नहीं। परंतु निश्चित रूप से यह प्रोफेशनल नहीं था कि गंदे होल्डर का प्रयोग किया जाए। जब मरीज चला गया तो डॉक्टर फिट्जहयू ने अपने प्राइवेट ऑफिस में जाकर सफाई करने वाली महिला ब्रिजिट को एक नोट लिखा। ब्रिजिट उसके ऑफिस की सफाई के लिए सप्ताह में 2 बार आती थी। उन्होंने लिखा, प्रिय ब्रिजिट, मैं आपसे बहुत कम मिलता हूँ। मैंने सोचा कि मैं सफाई के इतने बढ़िया काम के लिए आपको धन्यवाद देने का समय निकालूं। वैसे मुझे लगता है कि सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे का समय सफाई के लिए बहुत कम होता है। अगर आपको यह महसूस होता है कि आपको कभी कभार साफ करने वाली चीजों जैसे कप होल्डर आदि को चमकाने में अधिक समय की जरूरत है, तो आप कृपया आधा घंटा ज्यादा काम करने का कष्ट करें। जाहिर है, मैं आपको इस अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त भुगतान करूंगा। डॉक्टर फिट्जहयू बताते हैं, जब मैं अगले दिन अपने ऑफिस में आया तो मेरी मेज शीशे की तरह चमक रही थी और मेरी कुर्सी भी इतनी चिकनी हो गई थी कि मैं उसमें से लगभग फिसल कर बाहर ही आ गया। जब मैं ट्रीटमेंट रूम में गया तो मैंने देखा कि क्रोम प्लेटेड कप होल्डर चमक रहा था। मैंने अब तक जितने भी कप होल्डर देखे थे, यह उन सबसे चमकता हुआ और साफ कप था। मैंने सफाई करने वाली के सामने उसकी एक इमेज बना दी थी और इस छोटे से प्रयास की वजह से उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने इस काम में कितना अतिरिक्त समय लगाया, आप ठीक सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक पुरानी कहावत है, किसी कुत्ते को बुरा नाम दे दो और वह इतना बुरा बर्ताव करेगा कि आप उसे जान से मार देना चाहेंगे। परंतु अगर आप उसे अच्छा नाम दे दें तो फिर देखिए वह क्या कुछ नहीं कर देता। मिसेज रूप हॉपकिंस ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 4th क्लास की टीचर थी। स्कूल में पहले दिन उन्होंने अपनी क्लास की उपस्थित रजिस्टर को देखा और नए सत्र को शुरू करने का उनका उत्साह और रोमांच ठंडा पड़ गया। इस साल उनकी क्लास में टॉमी टी आ गया था, जो स्कूल का सबसे कुख्यात शैतान बच्चा था। 3री क्लास की टीचर हमेशा अपने सहकर्मियों, प्रिंसिपल इत्यादि से इसकी शिकायत करती रहती थी। वह सिर्फ शैतान ही नहीं था, वह क्लास में गंभीर अनुशासनात्मक समस्याएं भी पैदा करता था। वह सब लड़कों से लड़ता था, लड़कियों को छेड़ता था और टीचर को भी परेशान करता था। उम्र के साथ साथ उसकी यह हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। उसमें एक ही बात अच्छी थी और वह यह कि बहुत तेजी से सीखता था और पढ़ाई में होशियार था। मिसेस हॉपकिंस ने तत्काल टॉमी की समस्या से निपटने का फैसला किया। जब वे अपने नए विद्यार्थियों का स्वागत कर रही थी तो उन्होंने हर एक से इस तरह की बात कही, रोज तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है। एलिसिया, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हो। जब वे टॉमी के पास आई तो उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टॉमी, मुझे लगता है तुम नेचुरल लीडर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्लास के मॉनिटर बन जाओ। बच्चों को संभालने में तुम मेरी मदद करो ताकि इस साल 4th क्लास स्कूल के सबसे अच्छी क्लास बन जाए। शुरुआती कुछ दिनों में टीचर ने टॉमी के हर काम की बार बार तारीफ की और यह बताया कि वह कितना अच्छा विद्यार्थी है। इस तरह की इमेज बनने के बाद तो 9 साल का यह बच्चा भी अपनी इमेज पर खरा उतरने के लिए मजबूर हो गया और उसने अपनी टीचर की इमेज को बदलने नहीं दिया। अगर आप दूसरे लोगों का व्यवहार या रवैया बदलने की कठिन लीडरशिप चुनौती में निपुण होना चाहते हो तो यह करें। सिद्धांत नंबर 7, सामने वाले आदमी को एक ऐसी इमेज दें
जिसे वह सही साबित करना चाहे। चैप्टर 8 गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। मेरे एक 40 वर्ष मित्र की सगाई हुई। जिस लड़की से उसकी सगाई हुई, उसके अनुरोध पर वह डांस सीखने गया। ईश्वर जानता है कि मुझे डांस सीखने की बहुत जरूरत थी। उसने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मैं 40 साल की उम्र में भी उसी तरह डांस करता था जिस तरह 20 साल पहले करता था। जब मैंने इसे सीखना शुरू किया था, यानी कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता था। मैं जिस पहले टीचर के पास गया, शायद उसने मुझसे सच कहा था कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। मुझे अपना सीखा हुआ सब कुछ भूलना होगा और नए सिरे से डांस सीखना होगा। परंतु उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझमें सीखने की इच्छा ही नहीं बची। इसलिए मैंने टीचर बदल ली। दूसरी टीचर ने शायद मेरा दिल रखने के लिए मुझे झूठी तसल्ली दी, परंतु मुझे उसकी बातें अच्छी लगी। उसने निर्विकार भाव से कहा कि मेरा डांस हालांकि कुछ पुराने पैटर्न का है, परंतु मुझमें डांस की मूलभूत समझ है। मुझे अपना डांस सुधारने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। पहले टीचर ने मेरी गलतियों पर जोर दिया था और इसलिए मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया था। दूसरी टीचर ने बिल्कुल उल्टा किया था। वह मेरे सही कामों की तारीफ करती थी और मेरी गलतियों को कम करके बताती थी। वह मुझसे अक्सर कहती थी, आप एक जन्मजात डांसर हैं। आप में ताल और लय की स्वाभाविक समझ है। हालांकि कॉमन सेंस से मैं जानता हूँ कि मैं चौथे दर्जे का घटिया डांसर हूँ और हमेशा रहूंगा, परंतु फिर भी मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि शायद वह सच कह रही हो। यही बात तो तय है, उसे यह कहने के पैसे मिल रहे हैं, परंतु ऐसा सोचने से क्या फायदा। चाहे जो भी हो, मैं जानता हूँ कि मैं अब एक बेहतर डांसर बन गया हूँ, जो बिना उसकी इस तारीफ के नहीं बन सकता था। मुझमें लय की स्वाभाविक समझ है। इससे मुझे आशा बंधी, इससे मुझे प्रेरणा मिली, इससे मुझमें खुद को सुधारने की इच्छा जागी। अपने बच्चे, अपने पुत्र या अपने कर्मचारी को यह बताएं कि वह किसी चीज में मूर्ख या अज्ञानी है, कि उसमें बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है और वह जो करता है सब गलत करता है, तो इस तरह आप सुधार की हर गुंजाइश को खत्म कर देते हैं। परंतु अगर आप इसमें बिल्कुल उल्टी तकनीक का इस्तेमाल करें, अपने प्रोत्साहन में उदार रहें, उस चीज को आसान बनाकर दिखाएं, सामने वाले को यह बताएं कि आपको उसकी क्षमता में विश्वास है और उसमें यह करने की अविकसित योग्यता है, तो इसका नतीजा यह होगा कि वह दिन रात मेहनत करके आपके प्रदर्शन को सुधार लेगा। लॉवेल थॉमस, जो मानवीय संबंधों में बेहद निपुण हैं, इसी तकनीक का प्रयोग करते थे। वे अपने आत्मविश्वास जगाते थे, आपको साहस और आस्था के माध्यम से प्रेरित करते थे। उदाहरण के लिए मैंने मिस्टर और मिसेस थॉमस के साथ वीकेंड गुजारा। शनिवार की रात को उन्होंने मुझे जलती हुई आग के सामने बैठाकर दोस्ताना ब्रिज गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया। ब्रिज? अरे नहीं, मैं नहीं, मुझे ब्रिज की जरा भी समझ नहीं थी। यह खेल मुझे हमेशा एक गोपनीय रहस्य की तरह लगता था। नहीं, असंभव। लावेल ने जवाब दिया, अरे डेल, इसमें कोई पेंच नहीं है। ब्रिज में सिर्फ याददाश्त और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। आप स्मरण शक्ति पर कई लेख लिख चुके हैं और आपकी बुद्धि का तो हम सभी लोहा मानते हैं। ब्रिज तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। आप इसे कुशलता से खेल सकते हैं और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं जिंदगी में पहली बार ब्रिज के टेबल पर बैठा हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि लावेल ने मुझे यह बता दिया था कि ब्रिज खेलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ब्रिज की बात से मुझे एली कल्बर्टसन की याद आती है, जिनके ब्रिज पर लिखी पुस्तकों का दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और उनकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। परंतु उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इस खेल को कभी अपना व्यवसाय नहीं बनाया होता अगर किसी युवा महिला ने उन्हें आश्वस्त नहीं किया होता कि उनमें इसकी प्रतिभा थी। जब वे अमेरिका में 1922 में आए तो उन्होंने फिलॉसफी और समाजशास्त्र में
टीचर की नौकरी ढूंढने की कोशिश की, परंतु उन्हें ऐसी कोई नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कोयला बेचने की कोशिश की और वे उसमें भी असफल हुए। इसके बाद उन्होंने कॉफी बेचने की कोशिश की और वे उसमें भी असफल हुए। उन्होंने थोड़ा बहुत ब्रिज खेला था, परंतु उन्हें उस वक्त यह एहसास नहीं हुआ कि किसी दिन वे इसे सिखा भी सकते हैं। वे न सिर्फ ब्रिज के एक खराब खिलाड़ी थे, बल्कि बहुत जिद्दी भी थे। वे इतने सारे सवाल पूछते थे और खेल के बाद इतने पोस्टमार्टम करते थे कि कोई उनके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। फिर वे एक सुंदर ब्रिज टीचर जोसेफाइन डिलन से मिले। दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने शादी कर ली। जोसेफाइन ने देखा कि वह अपने पत्तों की कितनी सावधानी से विश्लेषण करता है और उसने अपने पति को यह विश्वास दिलाया कि उसमें कार्ड टेबल की संभावित प्रतिभा छिपी हुई है। कल्बर्ट टसन ने मुझे बताया कि इस प्रोत्साहन के कारण और सिर्फ इसी प्रोत्साहन के कारण उसने ब्रिज को अपने व्यवसाय के रूप में चुना। क्लेरेंस एम जोन्स सिनसिनाटी ओहियो में हमारे कोर्स के प्रशिक्षक थे। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रोत्साहन देने और गलतियों को सुधारना आसान करके बताने से उनके पुत्र का जीवन पूरी तरह बदल गया। 1970 में मेरा 15 साल का पुत्र डेविड मेरे साथ रहने के लिए सिनसिनाटी आया। उसने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना किया। 1958 में एक कार एक्सीडेंट में उसका सिर फट गया था और उसके माथे पर आज भी एक बुरा सा निशान बना हुआ है। 1960 में उसकी माँ और मुझ में तलाक हो गया। इसके बाद डेविड अपनी माँ के साथ डल्लास टेक्सास में रहने लगा। 15 साल की उम्र तक उसने अपना अधिकांश स्कूली जीवन उन स्कूलों में गुजारा जहां धीमे सीखने वालों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शायद माथे के निशान के कारण स्कूल वालों ने यह फैसला किया कि उसके दिमाग की चोट पहुंची है और उसका मस्तिष्क सामान्य स्तर पर काम नहीं कर सकेगा। वह अपनी उम्र के बाकी लड़कों से 2 साल पीछे चल रहा था, इसलिए वह 7वीं कक्षा में ही था, परंतु उसे अब तक पहाड़े याद नहीं हुए थे। वे अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकता था और वह कठिनाई से पढ़ भर सकता था। एक अच्छी बात जरूर थी, उसे रेडियो और टीवी सेट पर काम करना बहुत पसंद था। वह टीवी टेक्नीशियन बनना चाहता था। मैंने इस क्षेत्र में उसे प्रोत्साहित किया और उसे यह बताया कि इसकी ट्रेनिंग में सफल होने के लिए उसका गणित अच्छा होना चाहिए। मैंने यह फैसला किया कि मैं इस विषय में पारंगत होने में उसकी मदद करूंगा। हम फ्लैश कार्ड के 4 सेट लेकर आए, गुणा करने, भाग करने, जोड़ने और घटाने के सेट। जब हम कार्डों का उपयोग करते थे तो हम सही जवाबों को एक अलग जगह रखते थे। जब डेविड किसी कार्ड का सही जवाब नहीं दे पाता था तो हम उस कार्ड को फिर से रिपीट करने वाले ढेर में रख देते थे। यह प्रक्रिया तब तक चलती थी जब तक कि कोई कार्ड नहीं बचता था। हर बार सही जवाब देने पर मैं उसकी बहुत तारीफ करता था, खासकर तब जब वह पिछले कार्ड का सही जवाब ना दे पाया हो। हर रात हम रिपीट करने वाले ढेर से गुजरते थे, तब तक जब तक कि उसके सारे कार्ड खत्म ना हो जाए। हर रात हम एक स्टॉप वॉच लेकर इस काम को रिकॉर्ड करते थे। मैंने उससे वादा किया कि जब वह सभी कार्डों का सही जवाब 8 मिनट में दे देगा, उसका एक भी जवाब गलत नहीं होगा, तो हम इसे हर रात करना बंद कर देंगे। यह डेविड के लिए असंभव लक्ष्य था। पहली रात को इस प्रक्रिया में 52 मिनट लगे, दूसरी रात को 48, फिर 45, फिर 44, 41 और फिर 40 मिनट। कम होते समय का हम हर बार जश्न मनाते। मैं अपनी पत्नी को फोन पर यह बताता था। मैं अपने पुत्र को गले से लगा लेता था और हम डांस करने लगते थे। महीने के आखिर में वह सभी कार्डों का सही जवाब 8 मिनट से कम समय में देने लगा। जब उसमें कोई छोटा सुधार होता तो वह उसे एक बार फिर दोहराने के लिए कहने लगे। उसने यह अद्भुत खोज की कि सीखना आसान और मजेदार है। स्वाभाविक था कि गणित में उसके नंबर बहुत अधिक आए। यह आश्चर्यजनक है कि
जब आपको गुणा करना आता है तो गणित कितना आसान हो जाता है। जब गणित में उसका बी ग्रेड आया तो वह आश्चर्यचकित था। ऐसा आज तक नहीं हुआ था। उसमें बाकी बदलाव भी इतनी अविश्वसनीय तेजी से आए। उसकी पढ़ने की गति काफी तेज हो गई। वह ड्राइंग को अपनी जन्मजात प्रतिभा का बेहतर प्रयोग करने लगा। स्कूली सत्र के अंतिम महीनों में उसके विज्ञान के शिक्षक ने उसे एक मॉडल बनाने का काम सौंपा। उसने लीवर के प्रभाव को दर्शाने वाले जटिल मॉडल को बनाने का चुनाव लिया। इसके लिए न सिर्फ ड्राइंग और मॉडल बनाने की दक्षता चाहिए, बल्कि अप्लाइड मैथ्स की निपुणता भी चाहिए थी। स्कूल के विज्ञान मेले में उसके मॉडल को प्रथम पुरस्कार मिला और उसे शहर की प्रतियोगिता में भी रखा गया, जहां उसे पूरे सिनसिनाटी शहर में तीसरा पुरस्कार मिला। इससे पूरा नक्शा ही बदल गया। यह वही बच्चा था जो 2 ग्रेड पीछे चल रहा था, जिसे दिमागी रूप से कमजोर कहा जाता था, जिसके सहपाठी उसे फ्रैंकेनस्टीन कहकर चिढ़ाते थे और यह कहते थे कि सिर पर घाव होने के बाद उसका दिमाग बहकर बाहर निकल गया। अचानक उसे यह पता चला कि वह चीजें सचमुच सीख सकता है, कुछ करके दिखा सकता है। परिणाम 8वीं क्लास के अंतिम हिस्से से लेकर पूरे हाई स्कूल में उसे हमेशा ऑनर्स रोल मिले। हाई स्कूल में उसे नेशनल ऑनर सोसाइटी के लिए चुना गया। एक बार उसे पता चल गया कि सीखना आसान था। इसके बाद तो उसका पूरा जीवन ही बदल गया। अगर आप दूसरों को सुधारने में मदद करना चाहते हैं तो याद रखें, सिद्धांत नंबर 1, प्रोत्साहित करें। यह बताएं कि गलती सुधारना आसान है। चैप्टर 9, वह तरीका जिससे लोग आपका काम खुशी खुशी कर दें। 1915 में अमेरिका में दहशत का माहौल था। विश्व युद्ध 1 साल से भी अधिक समय तक चल रहा था। यूरोप के देश एक दूसरे को बुरी तरह से मार काट रहे थे। मानव जाति के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा कभी नहीं हुई थी। क्या शांति का माहौल एक बार फिर स्थापित हो सकता था? कोई नहीं जानता था, परंतु वुडरो विल्सन ने एक कोशिश करने का निश्चय किया। उन्होंने यूरोप के शासकों और सेनापतियों के पास शांति का संदेश लेकर एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि, एक शांतिदूत भेजने का फैसला किया। विलियम जेनिगन्स ब्रायन, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, शांतिदूत बनकर जाने के इच्छुक थे। वे चाहते थे कि वे मानवता की सेवा करें और इतिहास में अपना नाम अमर कर दें, परंतु विल्सन ने अपने करीबी मित्र और सलाहकार कर्नल एडवर्ड एम हाउस को शांतिदूत बनाकर भेज दिया। इस खबर को ब्रायन को इस तरह से सुनने की जिम्मेदारी में कर्नल हाउस को सौंपी गई, जिससे उन्हें बुरा ना लगे। कर्नल हाउस ने अपनी डायरी में लिखा, जब ब्रायन ने सुना कि मुझे शांतिदूत बनाकर यूरोप भेजा जा रहा है, तो वे स्पष्टतः निराश हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि वे यह काम खुद करना चाहते थे। इस पर मैंने जवाब दिया कि राष्ट्रपति जी के विचार से इस काम को आधिकारिक रूप से करना उचित नहीं था और शांतिदूत के रूप में अगर ब्रायन जाते तो सारी दुनिया का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो जाता और लोग आश्चर्य करते कि वे कहाँ क्यों गए। अगर आप इशारा समझ गए, हाउस ने ब्रायन को इस तरह से यह बता दिया कि वह काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उन्हें सौंपा जाए और ब्रायन इस बात से संतुष्ट हो गए। कर्नल हाउस के पास दुनियादारी की समझ थी, अनुभव था और कूटनीति का ज्ञान भी था। वह स्वर्णिम नियम जानते थे। सामने वाले को व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंपे कि वह खुश होकर आपका काम करे। वुडरो विल्सन ने जब विलियम गिब्स मैकाडो को अपनी कैबिनेट का सदस्य बनाया तो उन्होंने यह भी नीति अपनाई। यह वह सर्वोच्च सम्मान था जो वह किसी को दे सकते थे, परंतु विल्सन ने इस प्रस्ताव को इस तरह से रखा जिससे मैकाडो को दुगुना महत्व मिल जाए। मैकाडो के खुद के ही शब्दों में यह कहानी सुनी। उन्होंने कहा कि वे अपना कैबिनेट बना रहे हैं और अगर मैं वित्त मंत्री बन जाऊं तो उन्हें बहुत खुशी होगी।
उनका बात करने कहने का अंदाज बहुत आनंददायक था। उन्होंने यह जताया मानो उनके प्रस्ताव को स्वीकार करके मैं उन पर एहसान कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से विल्सन ने हमेशा इस तरह के व्यवहार कुशलता का परिचय नहीं दिया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज तो इतिहास कुछ अलग ही होता। उदाहरण के तौर पर अमेरिका को लीग ऑफ नेशंस में शामिल करने का मामला ले। विल्सन ने सीनेट और रिपब्लिकन पार्टी को इस प्रकरण में खुश नहीं रखा। विल्सन शांति वार्ता में प्रख्यात रिपब्लिकन नेताओं जैसे एलिहू रूट या चार्ल्स इवांस ह्यूज या हेनरी कैबार्ड रॉस को अपने साथ लेकर नहीं गए। इसके बजाय वे अपनी पार्टी के अनजान सदस्यों को शांति वार्ता में ले गए। उन्होंने रिपब्लिकन्स को अपमानित किया और उन्हें इस बात का एहसास करवाया कि लीग का विचार रिपब्लिकन पार्टी का ना होकर सवे विल्सन का है। विल्सन ने उन्हें केक को छूने तक नहीं दिया और मानवीय संबंधों को इतने अप्रशिक्षित ढंग से लेने के कारण उन्होंने अपना करियर चौपट कर लिया, अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, अपनी जिंदगी छोटी कर ली। इसी वजह से अमेरिका की लीग के बाहर रहना पड़ा और विश्व का इतिहास बदल गया। केवल राजनेता और कूटनीतिज्ञ ही सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंपे कि वह खुश होकर आपका कहा काम करे कि नीति का प्रयोग नहीं करते। फोर्ट वेन इंडियाना के डेल ओ फेरियर ने हमें बताया कि किस तरह उन्होंने अपने छोटे बच्चे से खुशी खुशी सौंपा गया काम करवाया। जेफ को पेड़ से गिरी हुई नाशपातियां इकट्ठी करने का काम सौंपा गया था ताकि लॉन तराशने वाले को रुककर उन्हें उठाना ना पड़े। उसे यह काम पसंद नहीं था और अक्सर या तो यह काम होता ही नहीं था या फिर यह इतने खराब ढंग से होता था कि लॉन तराशने वाले को कई बार रुककर छुट्टी हुई नाशपातियां उठानी पड़ती थी। सीधे सीधे मुठभेड़ करने के बजाय मैंने एक दिन उससे कहा, जेफ, मैं तुमसे एक समझौता करना चाहता हूँ। नाशपातियों से भरी हुई एक टोकरी उठाने पर मैं तुम्हें $1 दूंगा, परंतु तुम्हारा काम खत्म होने के बाद अगर मुझे एक भी नाशपाती जमीन पर दिखी तो मैं तुमसे हर नाशपाती के हिसाब से $1 ले लूंगा। बोलो, सौदा मंजूर है? जैसा आप समझ ही गए होंगे, इसके बाद मुझे जमीन पर एक भी नाशपाती नहीं मिली। वह न सिर्फ जमीन पर पड़ी सारी नाशपातियां बीन लेता था, बल्कि मुझे उस पर नजर रखनी पड़ती थी कि वह कहीं पेड़ से नाशपातियां तोड़कर उन्हें भी अपनी टोकरी में ना भर ले। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो भाषण के आग्रहों को, दोस्तों के आमंत्रण को इस तरह से स्वीकार करता था कि लोग संतुष्ट हो जाते थे और किसी को बुरा नहीं लगता था। उसका तरीका क्या था? वह यह तथ्य नहीं बताता था कि वह बहुत व्यस्त है और उसे यह काम करना था, और यह भी नहीं, पहले तो वह आमंत्रण के लिए धन्यवाद देता था, फिर यह बताता था कि वह आमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थ है और इसके बाद वह वैकल्पिक वक्ता का नाम सुझा देता था। दूसरे शब्दों में वह सामने वाले आदमी को अपनी अस्वीकृति को लेकर अप्रसन्न होने का मौका ही नहीं देता था। वह तत्काल सामने वाले व्यक्ति के विचारों को किसी दूसरे वक्ता की तरफ मोड़ देता था जो उसके आमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में था। गुंटर शिमट ने पश्चिम जर्मनी में हमारे कोर्स में भाग लिया। उन्होंने अपने फूड स्टोर के एक कर्मचारी का प्रकरण बताया। यह कर्मचारी उन शेल्फों पर सही प्राइस टैग लगाने के काम में लापरवाही कर रही थी जहां आइटम्स डिस्प्ले किए जाते थे। इससे दुविधा हो जाती थी और ग्राहक शिकायत करते थे। बार बार समझाने, डांटने और बहस करने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मिस्टर शिमट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उससे कहा कि वह उसे स्टोर में सुपरवाइजर ऑफ प्राइस टैग पोस्टिंग के पद पर नियुक्त कर रहे हैं और भविष्य में उसी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सभी शेल्फों पर सही टैग लगे हों। इस नई जिम्मेदारी और बदले हुए पदनाम से उसका रवैया पूरी तरह बदल गया और
इसके बाद वह अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से करने लगी। बचकाना शायद, परंतु यही नेपोलियन से कहा गया था। जब नेपोलियन ने लीजियन ऑफ ऑनर का खिताब रचा, अपने सिपाहियों में 15,000 क्रॉस बांटे, अपने 18 जनरलों को मार्शल ऑफ फ्रांस का खिताब दिया और अपनी सेना को ग्रैंड आर्मी का संबोधन दिया। नेपोलियन की यह कहकर आलोचना की गई कि उसने युद्ध की आग में तपे सैनिकों के हाथ में खिलौने या झुनझुने थमा दिए थे। इस पर नेपोलियन ने जवाब दिया, मनुष्यों पर खिलौनों से ही शासन किया जा सकता है। पदवी देना नेपोलियन के काम आया था, यह आपके भी काम आ सकता है। उदाहरण के तौर पर स्कॉट्सडेल न्यूयॉर्क में रहने वाली मेरी एक दोस्त अर्नेस्ट जेंट परेशान थी कि कुछ बच्चे उसके लॉन पर दौड़कर लॉन बर्बाद कर जाते हैं। उसने बच्चों को धमकाया, लालच दिया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने गैंग के लीडर को बुलाया और उसे एक पदनाम देकर उसे महत्वपूर्ण अनुभव करवाया। उसने उसे अपना जासूस नियुक्त किया। उसने जासूस से कहा कि वह लॉन की रखवाली करे और लोगों को इसमें घूमने की अनुमति ना दे। इससे उसकी समस्या सुलझ गई। उसके जासूस ने पिछवाड़े में आग जलाकर एक सलाख गर्म की, जिससे वह लॉन पर आने वाले बच्चे को भून देने की धमकी देता था। जब भी लोगों को व्यवहार या रवैया बदलने की जरूरत हो, तो प्रभावशाली लीडर को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ईमानदार रहें। ऐसा कोई वादा न करें जिसे आप पूरा ना कर पाए। अपने फायदों पर ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि सामने वाले के फायदों पर ध्यान दें। नंबर 2, आपको यह पता होना चाहिए कि आप सामने वाले से क्या करवाना चाहते हैं। नंबर 3, अपनी बात को जोर देकर कहें। खुद से पूछें कि सामने वाला दरअसल चाहता क्या है। नंबर 4, इस पर विचार करें कि आपके सुझाए काम को करने से सामने वाले को क्या फायदा होगा। नंबर 5, इन फायदों को उसकी इच्छाओं से जोड़ दें। नंबर 6, जब आप आग्रह करें तो सामने वाले को इस तरीके से बताएं कि यह उसके लिए कितना फायदेमंद होगा। हम इस तरह का संक्षिप्त आदेश दे सकते हैं, जॉन, कल ग्राहक आने वाले हैं और मुझे स्टॉक रूम साफ चाहिए, इसलिए अच्छी तरह झाड़ू लगा लो, स्टॉक को सफाई से शेल्फ पर जमा लो और काउंटर को चिमका दो। या फिर हम इसी विचार को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जॉन को वह लाभ समझ में आ जाए जो उसे इस काम को करने में प्राप्त होंगे। जॉन, हमारे पास एक काम है जिसे तत्काल किया जाना है। अगर इसे तत्काल कर लिया जाए तो हम बाद में इस मुसीबत से बच सकते हैं। मैं कल कुछ ग्राहकों को अपनी सुविधाएं दिखाने के लिए ला रहा हूँ। मैं उन्हें स्टॉक रूम दिखाना चाहता हूँ, परंतु इसकी हालत अभी ठीक नहीं है। अगर तुम इसे झाड़ दो, स्टॉक को शेल्फ पर ठीक से जमा दो और काउंटर को चिपका दो, तो इससे हर चीज सही दिखेगी और कंपनी की अच्छी इमेज बनाने में तुम अपनी तरफ से पूरा योगदान दोगे। क्या जॉन आपके सुझाए गए कार्य को करके खुश होगा? शायद बहुत खुश नहीं होगा, परंतु उस संक्षिप्त आदेश से अधिक खुश तो अवश्य होगा जब आपने उसे लाभ नहीं बताए थे। अगर हम यह मान लें कि जॉन को अपने स्टॉक रूम की छवि पर गर्व है और वह कंपनी की अच्छी इमेज बनाने में योगदान देने का इच्छुक है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि उसका रवैया अधिक सहयोगपूर्ण होगा। जॉन को यह भी बताना होगा कि उस काम को देर से देर करना ही है, और अगर उस काम को अभी कर लिया जाएगा तो उसे बाद में नहीं करना पड़ेगा। यह विश्वास करना नादानी है कि इन सिद्धांतों का प्रयोग करके बाद आपके सभी मिलने वालों की प्रतिक्रिया हमेशा सकारात्मक होगी। बहरहाल, अधिकांश व्यक्तियों का अनुभव बताता है कि इन सिद्धांतों का प्रयोग करने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है, और अगर आप इन सिद्धांतों पर चलकर अपनी सफलता को 10% बढ़ा लेते हैं, तो आप पहले से 10% अधिक प्रभावी लीडर होंगे और आपको यह लाभ होगा। लोग
आपका कहा काम तभी करेंगे जब आप इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। सिद्धांत नंबर 9, सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंपे कि वह आपका काम खुशी खुशी कर दे। संक्षेप में लीडर बने। सिद्धांत नंबर 1, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। सिद्धांत नंबर 2, लोगों की गलतियां सीधे तरीके से ना बताएं। सिद्धांत नंबर 3, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। सिद्धांत नंबर 4, सीधे आदेश देने की बजाय प्रश्न पूछिए। सिद्धांत नंबर 5, सामने वाले आदमी को लाज बचाने दें। सिद्धांत नंबर 6, थोड़े से सुधार की भी तारीफ करें और हर सुधार पर तारीफ करें, दिल खोल कर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। सिद्धांत नंबर 7, सामने वाले आदमी को एक ऐसी इमेज दे दें जिसे वह सही साबित करना चाहे। सिद्धांत नंबर 8, प्रोत्साहित करें, यह बताएं कि गलती सुधारना आसान है। सिद्धांत नंबर 9, सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंपे कि वह आपका काम खुशी खुशी कर दे।